अमरबीर एपिसोड 72। तुम कहाँ जाना चाह रही हो लीजे? इन्होंने आते ही पूछा। मार्केट तक जाना चाह रही थी। क्यों? कुछ काम था नानो, मगर अब्बास ने बाहर मौजूद गार्ड से कहा है कि कोई अंदर से बाहर ना जाए। इसने भरहमी से कहा। अब्बास ने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। तुम फोन पर इससे बात कर लो, नानो इसके करीब बैठते हुए कहा। फोन लाइन डेड है और अब्बास अब्बास कभी कुछ भी सोच समझ कर करने का आदी नहीं है। फोन लाइन डेड है? अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। नानो फोन का रिसीवर उठाकर इसे चेक करने लगी। फिर कुछ मायूसी के साथ इन्होंने रिसीवर रख दिया। ये काम नहीं कर रहा। ये काम कर भी कैसे सकता है? ये अब्बास की वजह से बंद है। अलीसे ने तलखी से कहा। फोन क्यों बंद करवाया है अब्बास ने? नानो कुछ फिक्रमंद हो गई। अलीसे कुछ कहते कहते रुक गई। इसे अचानक ख्याल आया था कि नानो से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। वो इन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। नानो, आप मुझे साथ वालों के घर भिजवा दे, मैं वहां से फोन करूंगी। तुम्हें फोन करना कहाँ है? शहला को फोन करना है। इसने झूठ बोला। सुबह इससे बात तो हुई थी तुम्हारी? नहीं हुई थी, मैंने फोन बंद कर दिया था। इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अभी कुछ देर तक वो खुद आ जाए। नानो ने इसे समझाया। वो सोच में पड़ गई। अच्छा, आप मुरीद बाबा से कहे वो साथ वालों के घर से इसे फोन पर यहाँ आने के लिए कहे। इसके जहन में एक और ख्याल आया। नानो इससे जवाब देने के बजाय मुरीद बाबा को पुकारने लगी। जवाद साहब के घर जाओ और शहला को फोन करके यहाँ आने के लिए कहो। मुरीद बाबा के आने पर नानो ने इससे कहा, इससे ये भी कहे कि अपना मोबाइल फोन लेकर आए। अलीजा ने नानो की हदायत के बाद कहा। मुरीद बाबा सर हिलाते हुए लॉन्च में निकल गए, मगर इनकी वापसी चंद मिनटों के बाद ही हो गई। गेट पर मौजूद पुलिस बाहर जाने नहीं दे रही। इन्होंने आते ही इत्तला दी। आप इन्हें बता देते कि आपको जरूरी काम से नानो ने भेजा है। अली से एक बार फिर बेचैन हो गई। मैंने इनसे कहा था, मगर इन्होंने कहा कि घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अली से बेख्तियार अपने होंठ बेच लिए। ठीक है, आप अपना काम करें। नानो ने मुरीद बाबा को हदायत दी। इनके जाने के बाद इन्होंने अलीजे से कहा, तुम शैला का इंतजार करो, जब फोन नहीं मिलेगा तो वो खुद ही यहाँ आ जाएगी। इन्होंने जैसे अलीजे को तसल्ली दी। और अगर बाहर मौजूद पुलिस ने इसे भी अंदर ना आने दिया तो? वो सवालिया लहजे में इनसे बोली। तो नानो को कोई जवाब नहीं सूझा। पता नहीं सब कुछ क्या हो रहा है। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी और अभी एकदम। इन्होंने बड़बड़ाते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अलीसे ने इनकी बात पर गौर नहीं किया। वो अपना नाखून काटते हुए कुछ सोचने में मसरूफ थी। आपके बेटे की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर ने अयाज हैदर से हाथ मिलाते हुए कहा। वो भी थोड़ी देर पहले ही चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंचे थे। मुझे हैरत हो रही है आपकी बात पर। अब्बास का सर्विस रिकॉर्ड शानदार है। इसने हमेशा अपने फराइज को बड़ी ईमानदारी से सरंजाम दिया है और वो आइंदा भी ऐसा ही करेगा। आप खुद कई बार इसकी तारीफ कर चुके हैं। अयाज हैदर ने बड़े खुशगवार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त वहां अकेले थे और अब सोफे पर बैठ चुके थे। मुझे इसकी काबिलियत या जहानत पर कोई शोभा नहीं, मगर 2 दिन पहले जो कुछ हुआ, मैं अब्बास हैदर जैसे ऑफिसर से इसकी तवक्को नहीं रखता था। हाई कोर्ट के एक जज के बेटे को इस तरह घर से उठाकर मार देना और फिर ये कहना कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है। सर, मेरी अब्बास से इस मामले में तफसीलन बात हुई है। वो लड़का इसी रात वाकई पुलिस मुकाबले में मारा गया था। डकैती की कोशिश। चीफ मिनिस्टर ने अयाज हैदर की बात काट दी। मेरे सामने वो बयान ना दोहराएं जो अखबारों को दिया गया है। इसका बाप कह रहा है कि घर से सादा कपड़ों में पुलिस एहलकार इसके बेटे को उठा कर ले गए। जस्टिस नियाज ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक जज का बेटा एक जुर्म करते हुए इस तरह मारा जाए तो इसके साथ किस हद तक मुतासिर होगी, आप तो अच्छी तरह इसका अंदाजा कर सकते हैं। अयाज हैदर ने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा। चीफ मिनिस्टर जवाब में कुछ बोले बगैर खामोशी से इन्हें घूरते रहे। जस्टिस नियाज झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और ये इनकी मजबूरी है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इस झूठ की बिना पर आप अब्बास को सजा दे। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि अब्बास मेरा बेटा है। वो मेरा बेटा बाद में है। आपकी इंतजामिया का एक रुकन पहले है और इसकी ईमानदारी और फर्जा शनासी सब पर बहुत वाजिया है।
मैं जानता हूं आप अपने एक अच्छे और मुस्तैद ऑफिसर को कभी खोना नहीं चाहेंगे। अयाज हैदर बड़े नापे तोले लफ्जों में अपनी बात आगे तक पहुंचा रहे थे। चीफ मिनिस्टर अब भी कुछ कहे बगैर इनका चेहरा देख रहे थे। अब्बास ने कोई गलत काम किया होता तो मैं कभी यहाँ ना बैठा होता। आप इसके साथ जो चाहे करते, मुझे कोई एतराज ना होता। लेकिन अब अब्बास ने जो भी किया है वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए किया है। और अगर अब्बास हैदर जैसे ऑफिसर्स को सजा दी जाएगी तो इससे सारी पुलिस फोर्स का मोरल डाउन होगा। खुद अब्बास इस सारे वाक़े पर बहुत अपसेट है। वो तो रिजाइन कर देना चाहता था, मगर मैंने जबरदस्ती से रोका। वो कह रहा था कि प्रेस तो हमेशा पुलिस का नेगेटिव इमेज ही लोगों के सामने पेश करता है, मगर जब ऊपर वाले भी अपने ऑफिसर को सपोर्ट करने के बजाय इनके एक्शन पर शक व शुबा का इजहार करे तो फिर काम करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इसे खासा समझाया, मगर वो फिर भी बहुत बददिल हो गया। इस सारे वाक़े पर वो मुझसे शिकायत कर रहा था कि आपने इस मामले में इसकी हिमायत करने के बजाय इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इसका वाज़ेह मतलब तो यही हुआ कि आपको जस्टिस नियाज की बात ज्यादा वजनी लग रही है। और वो कह रहा था कि आपके इस हुक्म से इसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है। चीफ मिनिस्टर अयाज हैदर की बात सुनते हुए मुसलसल सिगार पी रहे थे। इनका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। अयाज हैदर की बातें इन पर असर कर रही थी या नहीं, कम से कम अयाज हैदर को इनके चेहरे से ये जानने में कोई मदद नहीं मिल रही थी। वो कुछ देर और बातें करते रहे, फिर जब वो खामोश हो गए तो चीफ मिनिस्टर ने कुछ आगे झुकते हुए सामने पड़ी टेबल पर मौजूद एश ट्रे में सिगार की राख झाड़ी। अब्बास के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म मैंने नहीं दिया। वो रुके, फिर बोले, मैंने इस पूरे मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है और ये आर्डर मैंने किसी खास फोकस बनाकर नहीं दिया। सर, बात एक ही हो जाती है, अब्बास के खिलाफ इंक्वायरी करवाई जाए या फिर इस वाक़े के बारे में, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अयाज हैदर ने कहा, अवाम में आपके बेटे को मुजरिम ठहराया है, इंक्वायरी तो मुझे करवाना ही है। जस्टिस नियाज ने ऑफिशियल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस वाक़े पर एहतजाज किया है। जस्टिस नियाज के इल्जामात बेबुनियाद है। मैं आपसे पहले, चीफ मिनिस्टर ने इनकी बात काटी, इनके इल्जामात इतने भी बेबुनियाद नहीं है। पोस्टमार्टम करवाने वाले डॉक्टर से तफसीली बात हुई है मेरी। इन्होंने इतराफ किया है कि मौत का वक्त वो नहीं था जो इन्होंने दिया है। जस्टिस नियाज ने जिस वक्त इम्तिनान सदीकी से बात की, इस वक्त इनका बेटा जिंदा था और इनके फोन पर इम्तिनान सदीकी से बात करने के तकरीबन 1 घंटे के बाद इनकी मौत हुई। चीफ मिनिस्टर अब अयाज हैदर के चेहरे पर नजरें जमाए बोल रहे थे। अयाज हैदर के चेहरे की रंगत में कोई तब्दीली नहीं आई। वो बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में चीफ मिनिस्टर की बात सुन रहे थे। डॉक्टर ने यह भी इसे बताया है कि इन चारों की मौत बहुत करीब से गोलियां लगने से हुई है, ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 फीट के फासले से, और कुछ गोलियां कम फासले की वजह से इनके जिस्म के आर पार भी हो गई। चीफ मिनिस्टर एक बार फिर सिगार की राख झाड़ रहे थे। अयाज हैदर पलके झपकाए बगैर इनका चेहरा देख रहे थे, यूं जैसे वो इन्हें कोई बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने में मसरूफ थे। और ये जानकर भी आप खासे महजूज होंगे कि चारों के जिस्म से मिलने वाली गोलियां एक ही राइफल से चलाई गई हैं। अब पुलिस फोर्स में कितने मार निशानेबाज हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी। क्या यह हैरान कुन बात नहीं कि एक पुलिस मुकाबले के चारों मुजरिम एक ही पुलिस वाले का निशाना बने। चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। डॉक्टर्स के मुताबिक वो चंद मिनटों के फर्क से तकरीबन एक ही वक्त मरे हैं और पुलिस का कहना है मुकाबला 2 घंटे जारी रहा और 4 मुख्तलिफ जगहों पर इन्हें शूट किया गया। एक राइफल है, चलो मान लेते हैं, मगर फिर कम से कम मौत के वक्त में 10-15 मिनट नहीं तो 8-10 मिनट का फर्क होता। इनकी आवाज में अब कुछ तलखी झलकने लगी थी। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जस्टिस नियाज के बेटे को मौत से पहले अच्छे खासे तशद्दुद का सामना करना पड़ा। इसकी पसली की कुछ हड्डियां भी फ्रैक्चर्स थे और जिस्म पर चोटों के कुछ निशानात भी थे। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इन्होंने कुछ तंजिया अंदाज में एक और कश लेते हुए कहा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ऐसे डॉक्टर्स पर केस चलना चाहिए, इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए। जो डॉक्टर पहले एक बयान दे रहे हैं फिर दूसरा, इन पर इत्तेमाद कैसे किया जा सकता है? आपने इनसे ये नहीं पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन्होंने सब कुछ क्यों नहीं बताया? अयाज हैदर ने इसी पुरसुकून अंदाज में कहा जिस पुरसुकून अंदाज में वो चीफ मिनिस्टर की सारी गुफ्तगू सुनते रहे थे। पूछा था,
انہوں نے کہا ہے کہ انہیں عباس حیدر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بدلنے پر مجبور کیا ہے۔ ایاز چیف منسٹر کی بات پر بے اختیار ہنسے۔ مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عباس نے ایسا کیوں کیا؟ اسی سوال کا جواب لینے کے لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ آپ بتائیے عباس نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ کی عباس سے بات ہو چکی ہے؟ ہاں، یہ سوال آپ اس سے کر سکتے تھے سر، وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو ان سب باتوں کے بارے میں بتاتا۔ ڈاکٹر سے میری بات چند گھنٹے پہلے ہوئی ہے، جبکہ عباس سے بات کل ہوئی تھی۔ اگر آپ یہاں نہ آئے ہوئے ہوتے تو اس وقت عباس ہی یہاں بیٹھا ہوتا۔ میں آپ سے سچ سننا چاہتا ہوں کہ جسٹس نیاز کی فیملی کے ساتھ آپ کے کوئی اختلافات تھے؟ نہیں، ان کی فیملی کے ساتھ میرے کیا اختلافات ہو سکتے ہیں؟ میں تو ان کی فیملی کو ٹھیک طرح سے جانتا تک نہیں ہوں۔ ان کا ریوالور بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا اربن ہے، پھر کسی اختلافات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کسی کو بھی ایسے ہی اٹھا کر مار دے۔ ایاز حیدر نے صاف لفظوں میں انکار کرتے ہوئے کہا۔ چیف منسٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اب باتیں کچھ کھل کر ہوں گی۔ یہ بات تو صاف طے ہے کہ عباس نے ان چاروں کو ایک جعلی پولیس مقابلے میں مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کچھ توقف لیا اور سامنے ٹیبل پر پڑی ایک فائل کو کھول کر ان میں سے ایک ایڈریس پڑھنے لگا۔ ایاز حیدر کے چہرے پر پہلی بار تناؤ کی کیفیت نظر آنے لگی۔ وہ ایڈریس اس گھر کا تھا جہاں علیزہ نانو کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ ایڈریس اس گھر کا ہے جہاں آپ کی والدہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد رہ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کی ایک بھانجی جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔